नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का व्यापारियों ने किया विरोध। रुद्रविहार कॉलोनी में शिव संगत स्थल का हुआ भूमि पूजन व शिलान्यास। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। और RS मेमोरियल एकेडमी द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का व्यापारियों ने विरोध किया। लगातार पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश में विरोध का क्रम जारी है। वहीं वाराणसी युवा व्यापार मंडल एवं काशी बिस्कुट कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल द्वारा साजन तिराहे से हाथों में पेट्रोल, डीजल की मूल्य वृद्धि को वापस लो लिखी तख्तियों के साथ पैदल ही बाइक को चलाते हुए विरोध जताया गया। वहीं इस संबंध में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में वृद्धि हो गई है, इससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। मिडिल क्लास व लोअर क्लास को जीवन यापन करने में दिक्कत आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों की सरकार से मांग है कि इसकी बढ़ती कीमतों को कम करे या तो इसे GST के दायरे में लाएं। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि की गई है, इससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास को जीवन यापन करने में भी दिक्कत होने लग गई है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि इसको सस्ता करे या तो इसको GST के दायरे में लाए। हम लोग ये साजन सिनेमा तिराहे से लेके इसको सिगरा चौराहे तक निकाले। मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे आप? इसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ये जो अचानक से एकदम इतनी ज़्यादा पेट्रोल, डीजल की मूल्य वृद्धि, गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि हो रही है, जिससे सारे जनता पे बहुत बड़ी मार पड़ रही है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने इसी के लिए जुलूस निकाला है कि भाई ये हमारी सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वाराणसी के सांसद है मोदी जी, जो कहते हैं 130 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है, तो हम सभी उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल खाली चुनाव की ओर ध्यान है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन के द्वारा कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक ये आवाज जाए और इस पे ध्यान दे वो, पेट्रोल, डीजल की मूल्य वृद्धि कम की जाए। रुद्रविहार कॉलोनी में शिव संगत स्थल का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। रुद्रविहार कॉलोनी गणेशपुर कंदवा में रविवार को रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के सामने मंदिर के मुख्य सेविका नूर फातिमा एडवोकेट की देखरेख व सहयोग से मुख्य अतिथि द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ शिव संगत स्थल का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि रुद्रेश्वर महादेव मंदिर की मुख्य सेविका नूर फातिमा मुस्लिम परिवार की होते हुए भी इन्होंने पहले रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और अब शिव संगत स्थल का निर्माण हेतु शिलान्यास कराया है। इस अवसर पर सुरेश सिंह, विकास यादव, प्रभुनारायण पांडे, संजय पांडे, धीरेन्द्र श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। लोहराबीर स्थित IMA ब्लड बैंक में रविवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25 से 30 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान डॉक्टर संजय राय का कहना था कि इस शिविर का आयोजन थैलेसीमिया एवं कैंसर के मरीजों की मदद हेतु किया गया है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया एवं कैंसर के मरीजों को यहाँ से जो ब्लड जाता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। वाराणसी रेड क्रॉस शाखा की तरफ से आज ये रक्तदान शिविर रविवार को लगाया गया है और रेड क्रॉस के द्वारा जो पूर्व में पहले ही समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप है। वैसे तो रेड क्रॉस के द्वारा वर्ष में कई ब्लड डोनेशन कैंप करवाए जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम अप्रोच करेगा, वैसे वैसे ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी होती जाएगी। उसी कमी की अभी से पूर्ति करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है और आज प्रथम कैंप रेड क्रॉस का यहाँ पे आयोजित किया गया है। जितना भी ब्लड डोनेट आज यहाँ पे किया जा रहा है IMA में, वो सारा का सारा रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के द्वारा डोनेट किया जा रहा है और उद्देश्य यही है कि कैंसर पीड़ित और थैलेसीमिया से पीड़ित जो लोग हैं, पहले उनके ये काम आ सके।
आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि रेड क्रॉस के माध्यम से एक सस्टेनेबल लिस्ट पूरे शहर की बन सके। जो भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर उसमें रहें। इस प्रकार का प्रयास भी इंटरनेट पे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में उस लिस्ट को डालकर शुरू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आने वाले जो गर्मियों के महीने रहेंगे उसमें किसी प्रकार से वाराणसी में खून की कमी ना आ पाए। पिछली बार जैसा लॉकडाउन के दौरान अचानक से कमी आ गई थी खून की, तो उसमें भी रक्तदान रेड क्रॉस के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़ के किया था और उस कमी को पूरा कराया था। अब क्योंकि गर्मियों के महीने शुरू हो रहे हैं तो अभी से ही एक्टिविटी चालू की गई है ताकि आने वाले 4-5 महीने में किसी भी प्रकार से रक्त की कमी ना रहे। वाराणसी में यहाँ के लोकल लोगों के अलावा बाहर के लोग भी बहुत इलाज कराने आते हैं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है। उन लोगों की पूर्ति के लिए भी ये विशेष प्रयास रेड क्रॉस के द्वारा किए जा रहे हैं। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स जो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं कि समाज सेवा करने का ये मौका उनके हाथ आया और उन्होंने बाकायदा समाज सेवा में बढ़ चढ़। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का ये रक्तदान चल रहा है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा वाराणसी अपने सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है रेड क्रॉस ने। और जो शहर में तमाम ऐसे मरीज हैं जो थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं या कैंसर से हैं, इन्हें बराबर हर महीने रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके मदद के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के तहत यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आरएस मेमोरियल एकेडमी द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी की ओर से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर वीपी राय ने बताया कि कोरोना काल में कला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया था। आज उन बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व विद्यार्थी मौजूद रहे। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम किए हैं और कितना उत्साहित हैं? हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन कला प्रतियोगिता कराया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। तो आज बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमेशा बच्चे प्रतियोगी रहें, एक दूसरे से कंपटीशन रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सर, ये कार्यक्रम हुआ, इतना सुंदर कार्यक्रम जो कोरोना काल में लोगों ने किया, तो आज पुरस्कार वितरण है, तो क्या इसमें संदेश देने का करेंगे? इसमें मूल संदेश यही है कि ऐसे कार्यक्रम यदि सभी विद्यालय इसके ओर अग्रसर हों तो निश्चित रूप से बच्चों के मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है, जिसको लॉकडाउन से दिया गया, लॉकडाउन मीन्स ही हो जाता है कि सीधे उनको बंधक बना दिया गया। अगर ऐसे कार्यक्रम वगैरह होते रहें तो निश्चित रूप से उनकी दिमागी क्षमता बढ़ेगी, शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहेंगे और उनको कुछ करने की कटिबद्धता भी अपने आप निश्चित कर लेंगे। जो कार्यक्रम था ये तो पुरस्कार वितरण समारोह था, बच्चों की प्रतिभाओं का सम्मान था। आरएस मेमोरियल स्कूल ने कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में डिजिटल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था और उसमें हमें जानकर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे स्कूलों के, शहर के तमाम नामी और बहुत ख्यातिलब्ध स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपना प्रतिभा की थी और जिसमें बच्चे प्राइज़ भी जीते हैं और बड़े उत्साहित दिखे सब। और हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसी तरह जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना पीरियड में भी असंभव काम कर दिखाया और विद्यालय खुल रहे हैं, अब आशा है कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएंगे और बच्चे आगे और मेहनत करेंगे और अच्छी उपलब्धियाँ पाएंगे। सबको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये समय जो रहा है एक बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए या किसी के लिए बहुत टफ समय रहा है। इस समय में सबसे बड़ा उद्देश्य जो रहा है बच्चों को कैसे इंगेज किया जाए। अगर वो इंगेज होंगे तो पॉजिटिव रहेंगे तो उनका दिमाग कंस्ट्रक्टिव होगा और कंस्ट्रक्टिव होगा तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इस तरह तरह के प्रोग्रामों के माध्यम से हमने यही उद्देश्य रखा है कि बच्चों को इंगेज रखें, बच्चों को हम मोटिवेटेड रखें, बच्चों को अच्छी चीज़ें बताएं, क्योंकि अभी नई इकोनॉमिक पॉलिसी भी, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बात हो रही है कि बच्चों को कैसे
एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया जाए। तो हमने यही सोचा है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करके बच्चों को लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, और वही रीज़न था कि हमने कलरथॉन इंटर स्कूल प्रतियोगिता की, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अच्छे पुरस्कार भी जीते हमारे विद्यालय के साथ। रोहनिया कंपोजिट विद्यालय को वहां के अध्यापकों द्वारा आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का नाम सुनकर लोगों के मन में एक अलग तरह का विचार बन जाता है, जैसे कि विद्यालय बहुत गंदा होगा, वातावरण गंदा होगा, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा होगा। लेकिन पीएससी गेट रोहनिया केशरीपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय को देखकर आपकी ये धारणा बदल जाएगी। कंपोजिट विद्यालय को विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। विद्यालय को सुंदर बनाने में खासकर यहाँ की सहायक अध्यापिका अंजुलता सिंह का विशेष योगदान है। सहायक अध्यापिका अंजुलता सिंह अपनी कला के हुनर से विद्यालय को सजाने संवारने में लगी हुई हैं। नवाचार का अनुपम प्रयास करते हुए अंजुलता सिंह ने विद्यालय के कमरों को सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से सजाया है। कक्षा 1 के कमरे को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाने के साथ ही स्कूल को पूरी तरह से साफ सुथरा करके सुंदर ढंग से सजाने के साथ ही अंजुलता के प्रयास से विद्यालय की खाली जमीन पर बागवानी भी की जा रही है। सहायक अध्यापिका अंजुलता ने इस बाबत बताया कि लॉकडाउन में जब बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे तो मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम लोग अपने विद्यालय को ही सजाएं संवारें, और यही सोचकर काम शुरू किया गया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक राजेश तिवारी सहित विद्यालय की अध्यापिकाएं रेणु मिश्रा, सरिता, दीपक, ज्योत्सना सिंह का सहयोग मिला और विद्यालय को एक सुंदर तरीके से सजाया गया। एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूलों को देखती थी तो मन में ये भावना होती थी काश हमारा भी विद्यालय ऐसा होता। तो फिर मन में ये हुआ कि क्यों ना इस जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे, तो उन लोगों के लिए मैंने ठान लिया कि नहीं, अपने भी स्कूल को मैं पूरा चेंज करूँगी। और फिर कोरोना काल में फिर हमको टाइम मिला और सारे क्लास को मैंने अपने हाथों से पेंटिंग किया। कहीं इसका कोर्स भी किया कि ये सब? नहीं, मैं खुद अपने आप से करती हूँ सर। और पेंटिंग उंटिंग का जो खर्चा आता है उसका? मैं खुद अपने आप से, और मैं अकेले सारे क्लास की जितनी भी पेंटिंग किया मैंने अकेले और खुद अपने पैसा लगा कर। और क्या है आगे की योजना, क्या है विद्यालय? हाँ सर, इससे एक बेनिफिट हुआ कि बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से सारे बच्चे हमारे यहाँ आके नामांकन कराए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उत्तर प्रदेश शाखा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर एलबी सिंह ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आयुर्वेद विभाग भी आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक अहम भूमिका निभा रहा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है, जिसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। वहीं इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल नाथ ने कोरोना महामारी की वजह से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव पर चर्चा की। इसके साथ ही रवि पटोलिया ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लघु एवं मध्यम उद्योग एक कुंजी है। इस क्षेत्र में सरकार को श्रम नीति एवं व्यापार अनुपालन जैसे सुधार करने की आवश्यकता है। ये प्रोग्राम बेसिकली आत्मनिर्भर भारत फ्रॉम दिस बजट से कैसे सपोर्ट मिल रहा है भारत को, और ये भारत जो है मतलब हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर है। ये कोरोना जो है हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाया, ठीक है, और आगे भी इस तरह की पैंडेमिक डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। और आज जो बजट हमारा आया है किस तरीके से हमारे बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है, हमारे नए स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा है, जो पुराने हमारे ऑलरेडी बिजनेस रन हो रहा है उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी कारण बस गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे लोग अभी हल्ला किए जीएसटी में प्रॉब्लम आ रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम लोग इस सेशन के थ्रू उसको एलोब्रेट करके
कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, इसका बस चर्चा कर रहे हैं। हमारे मुख्य वक्ता जो हैं प्रोफेसर गोपाल हैं, प्रोफेसर एलबी सिंह हैं, हमारे सीए मुकुल शाह हैं, सीए पूनम जी हैं, रवि पटौदिया हैं और नए एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पर स्टार्टअप से हैं इस बिल्डिंग के, वो भी सारी कंपनियाँ ज्वाइन की हुई हैं। सिद्धपीठ कबीरचौरा मठ मूलगादी ट्रस्ट द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महंत विवेक दास ने बताया कि सदगुरु कबीर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगामी 22 फरवरी को कबीरचौरा मठ से यात्रा निकलेगी, 23 फरवरी को विद्वत गोष्ठी आयोजित हुई है, वहीं 24 फरवरी को नवनिर्मित कबीर साहब की झोपड़ी का लोकार्पण किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 24 तारीख को कबीर साहब की निर्माण तिथि है और उसी उपलक्ष्य में कबीर साहब की झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है और 24 तारीख को उनका झोपड़ी का उद्घाटन है और उसके पूर्व में हम इस मूल गादी से लेकर जहाँ से कबीर साहब को उठा के लाए थे वहाँ तक हम करीब करीब जो भक्त देश भर से आए हैं उनको जगह का दर्शन कराएंगे, नमन कराएंगे और वहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। लौट के आएंगे, रात में सत्संग भजन होगा। इसके बाद 22 तारीख को क्योंकि कबीर साहब का परिनिर्वाण तिथि है तो कबीर का ने मोक्ष के बारे में कहा है और मोक्ष को लेकर के वो मगहर चले गए तो एक साहित्य गोष्ठी जो देश भर के तमाम साहित्यकार आ रहे हैं तो 2 बजे 23 तारीख को 2 बजे से परिनिर्वाण संगोष्ठी और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कई लोगों का संगीत भी है, कुछ डांस भी है और 24 तारीख को भी ये कबीरचौरा महोत्सव उसी उपलक्ष्य में 3 दिवसीय है। 3 हर साल पिछले कई साल से हम लोग कर रहे हैं और इस बार भी इस उपलक्ष्य में कबीरचौरा महोत्सव भी है जो तमाम कलाकार, गाने वाले, संगीत, विद्वान, तमाम तरह गोष्ठी है। रामनगर रामलीला मैदान में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। युवा सपा नेता जयसिंह टाइगर के नेतृत्व में रामनगर रामलीला मैदान के गेट पर महंगाई को लेकर विरोध एवं धरना प्रदर्शन किया गया। जयसिंह टाइगर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे अगर विदेश से काला धन अपने देश में आ गया तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर और डीजल 20 रुपए लीटर बिकेगा, लेकिन यहाँ तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि काला कानून जल्द वापस लिया जाए और किसानों का सम्मान किया जाए। इस मौके पर रामशंकर यादव, महेंद्र सिंह, अरमान अंसारी, प्रदीप यादव, मुश्ताक अंसारी, पवन पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि विदेश से सारा धन अगर इंडिया आ जाएगा काला तो पेट्रोल 30 रुपया लीटर बिकेगा और डीजल 20 रुपया लीटर बिकेगा। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि शायद आपको ये नहीं पता होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है इस वक्त। मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। और रिंकिया के पापा, आप सभी जानते हैं रिंकिया के पापा कौन है, मनोज तिवारी जी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर देश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो अब तक पेट्रोल 200 रुपया लीटर बिकता, डीजल 250 रुपया लीटर बिकता। ये इनकी नीति है। मैं केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी किसान आंदोलन में, जितने भी किसानों की जान गई है, उनके घर जाकर के उनको मुआवजा दे और ये जो काला कानून जो बनाए हैं कृषि कानून, इसको वापस ले और किसानों का सम्मान करे। और मैं प्रदेश सरकार को भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी को, कि जो आपके मठ में भंडारा चलता है, अगर किसान जिस दिन खेती करना छोड़ देगा, आपके भंडारे में जितने साधु महंत हैं उनको अन्न नहीं मिलेगा खाने को, तो वो लगेंगे नागिन डांस करने और नागिन डांस करते करते आपके गर्दन तक एक दिन पहुंच जाएंगे। आपके पास अभी भी समय है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जा करके किसानों के साथ खड़े होइए और किसानों को सम्मान दिलाइए। पराड़कर स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ।
पराड़कर स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वाराणसी इकाई अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने की। सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश सचिव कॉमरेड RM राय के उद्घोषण से हुआ। वहीं सीटू के प्रदेश सचिव कॉमरेड देवाशीष ने सरकार के 12 घंटे काम के नियम को कामगार वर्ग के लिए शोषणकारी बताया। इसके साथ ही नारायण चटर्जी ने सरकार की दमनकारी नीतियों को आड़े हाथ लिया। श्रम कानून को सरकार द्वारा खत्म किए जाने पर चर्चा की गई और कामगार संगठन को मजबूत बनाकर सरकार को इस नियम पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव बनाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम और वार्षिक सम्मेलन में एसोसिएशन के समस्त सदस्य मौजूद रहे। हम लोगों का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। इसमें हम लोगों का हर साल एक वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें कि हम लोग नई कार्यकारिणी का चयन करते हैं। उसी का ये प्रोसेस चल रहा है कि हम लोगों का, और उसमें हम लोग जो आज की परिस्थिति में दवा प्रतिनिधियों के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है काम करने में और हॉस्पिटल में विजिट करने में, और कोरोना के बाद स्थिति बहुत डे बाई डे विकट होती जा रही है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी आए हुए हैं, का कॉमरेड RM राय आए हुए हैं, और बाकी हमारे यहाँ के जो साथी हैं वो सब लोग भी डैश पर विराजमान हैं। तो ये लोग ग्रुप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे बचा के रखें, कि कोरोना से भी हमको अपने आप को बचाना है और हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे आने वाली दिक्कतों से भी अपने आप को बचाना है। तो उसमें क्या क्या हमारे मेन प्रमुख बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा हो। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ओर से बैठक आहूत की गई। नाटिमले स्थित एक लॉन में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति एवं प्रदेश इकाई की बैठक आहूत की गई। बैठक में साहू समाज के विकास एवं उत्थान के लिए सतत प्रयास करने का संकल्प लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन को मजबूत बनाने हेतु अधिक से अधिक क्षेत्रों में जाकर समाज के लोगों को समाज से जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं समाज के नागरिकों को शैक्षिक, राजनैतिक व सामाजिक तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मदन गुप्ता साहू, मुरारी गुप्ता, कौशलनाथ साहू, किशोर कुमार साहू इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या संदेश दे रहे इसके माध्यम से? आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं प्रांतीय साहू समाज के पदाधिकारियों का एक राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं गण का प्रमुख लोगों की एक बैठक जो है रखी गई है। तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? इस बैठक में निर्णय ये लिया गया है कि साहू समाज अपने साहू समाज के व्यक्तित्व के साथ साथ जो अन्य समाज के भी जो दबे अंतिम व्यक्ति में जो पड़े हुए व्यक्ति हमारे हैं, अपने समाज के साथ साथ उन समाज के व्यक्तियों का भी हम लोग कार्य करेंगे, उनके विकास में भागीदारी निभाएंगे। आगे क्या योजना है आपका? आगे योजना ये कि जो राजनीतिक दृष्टि से जो हम कहीं न कहीं थोड़े बहुत अगर पीछे हैं, उन अपने भाइयों को महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दृष्टि से हम लोग आने वाले पंचायती चुनाव में, आने वाले 2022 की विधानसभा में उसकी प्रतिभागी या भागीदार के लिए हम लोग संकल्पित हैं। पराड़कर स्मृति भवन में बीके आरोग्यम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बीके आरोग्यम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर BK चौरसिया ने कहा कि किडनी के रोगी आयुर्वेद चिकित्सा से स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्था किडनी सहित मधुमेह, मोटापा सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में BK न्यूरो केयर की शुरुआत की जा रही है। किडनी रिसर्च पे लगातार हम 21 साल से काम कर रहे हैं। हमारे साथ 50 से अधिक डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार गंभीर रोगों पर किडनी के अलावा भी लगातार काम कर रही है। वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो खुद अपने हर्बल्स को, जड़ी बूटियों को खेतों में उगाते हैं, अपने प्लांट पे हम उसको प्रोसेस करते हैं, दवाइयाँ तैयार करते हैं, अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और उन दवाओं को लोगों तक पहुँचाते हैं। देश के पहले संस्थान है जो इस तरह से इस लेवल पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और आज पूरे देश और पूरी दुनिया के लाखों मरीज गंभीर रोगों के लिए, खासतौर पर किडनी फेलियर के लिए रिकॉग्नाइज या हमको रिकॉग्नाइज करते हैं और पूरी दुनिया से चल के आते हैं। आज 10,000 से भी अधिक रेगुलर पेशेंट्स लाइक किडनी फेलियर और हार्ट पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस चीज़ को देखते हुए हमें अलग अलग समय पे अलग अलग सम्मान और रिकॉग्निशन मिलती है। और अभी जो एक प्रेस्टिजियस सम्मान प्राप्त एक सम्मान में प्राप्त हुआ है वो है प्राइड ऑफ भारत अवार्ड। बेस्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड बेस्ट किडनी ट्रीटमेंट के लिए हमारे संस्थान को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो हमारे खुद के लिए और हमारे काशी के लिए एक गौरव की बात है। इससे ये साबित होता है कि आज पूरे देश में, दुनिया में आयुर्वेद का स्थान कितना ऊंचा हो चुका है और कितना बड़ा बेनिफिट लोगों को यहाँ मिल पा रहा है।
और इसी मौके पर मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ कि हम किडनी के लिए तो आज पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त संस्थान ऑलरेडी है ही है, लेकिन अभी एक अन्य गंभीर रोग पर हम एक पूरा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वाराणसी के अंदर, जो कि पहला यूनिट होगा बीके न्यूरो केयर, जहाँ पे न्यूरो संबंधी गंभीर रोग का उपचार हो पाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का व्यापारियों ने किया विरोध। रुद्रविहार कॉलोनी में शिव संगत स्थल का हुआ भूमि पूजन व शिलान्यास। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। और आरएस मेमोरियल एकेडमी द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।